नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का और दो दूसरे न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ही, एमिग्रेंट्स की इंपॉर्टेंस से संबंधित। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। नहीं यार, इकोनॉमिक टाइम्स का नहीं है, सॉरी मुझे याद नहीं है, एबॉर्शन से संबंधित आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, यूएसए में डिबेट चल रही है एबॉर्शन से संबंधित इशू के बारे में। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में गरीबी कम हुई है, क्यों गरीबी कम हुई है, क्या रीजंस हैं। तो काफी सारी ना ग्राउंड लेवल पे जो सरकार के द्वारा अच्छा काम किया है ना, जिन स्कीम्स की वजह से गरीबी कम हुई है, वो सब डिस्कस किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एमिग्रेंट्स के इंपॉर्टेंस से संबंधित है। देखो, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एमिग्रेंट्स का मतलब आप जान लीजिए। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो परमानेंटली अपने देश को छोड़ देते हैं दूसरे देश में सेटल डाउन होने के लिए। जैसे देखो, ये लोग हैं पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला। इन्होंने अपना देश छोड़ दिया है, परमानेंटली दूसरे देशों में ये सेटल डाउन हो गए हैं, और वो देश हैं इनके केस में यूएसए। समझ गए? तो ये मतलब होता है एमिग्रेंट्स का, जिन्होंने अपना देश छोड़ दिया परमानेंटली दूसरे देश में सेटल डाउन होने के लिए। तो क्या इन लोगों की इंपॉर्टेंस है, वही सब चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर कहते हैं, देखो कई सारी टॉप कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं, ये तो आप अक्सर न्यूज में देखते रहते हो। जैसे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ, अभी आगे रहेंगे नहीं रहेंगे देखने वाली बात होगी। इलोन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर को, संभावना कम है ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पॉइंट समझ गए ना। बहुत सारे भारतीय बड़ी कंपनीज के सीईओ है, ये अक्सर आप देखते रहते हो। लेकिन देखो, ये तो हाई स्किल वाले लोग हैं, सेमी स्किल वाले जो एमिग्रेंट्स हैं ना, उनकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अनुसार आज के समय में 13.4 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें से देखो 64% तो अकेले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रहते हैं, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी सबसे ज्यादा रहते हैं यूएई में, उसके बाद सऊदी अरेबिया में, उसके बाद कुवैत में। और देखो 90% एमिग्रेंट्स जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में रहते हैं ना, उनमें से देखो 90% तो लो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड हैं। लो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड मतलब जैसे कारपेंटर की जॉब हो गई, पेट्रोल पंप पर काम कर लिया, किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर लिया, ऐसी जॉब्स जिनमें हाई स्किल की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज इंडियंस की प्रमुख डेस्टिनेशन कौन सी है? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखो हर साल 25 लाख भारतीय वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवा के। ये भारतीय जो दूसरे देशों में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये देखो ना सिर्फ जिस देश में जाते हैं, जैसे यूएसए में गए, यूएई में गए, वहां की ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, वहां की नेशन बिल्डिंग में तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, लेकिन वापस ये लोग अपने परिवार को जो रेमिटेंस भेजते हैं ना, जैसे ए है, ए गया यूएसए में काम करने के लिए, अब वहां पर सेटल डाउन हो गया, लेकिन वो अपने यहां पर जो परिवार मौजूद है उसको कुछ ना कुछ पैसे भेजेगा ना, ये है रेमिटेंस। तो ये 25 लाख भारतीय जो हर साल बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ना सिर्फ डेस्टिनेशन कंट्री के नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बल्कि वापस पैसे भेज के, रेमिटेंस भेज के इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट का 2021 का डेटा है, इंडिया को एनुअल रेमिटेंस कितनी प्राप्त हुई 2021 में? $87 बिलियन, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इंडिया के बाद नंबर आता है चाइना का, $53 बिलियन। चाइना के बराबर ही मैक्सिको को भी $53 बिलियन रेमिटेंस के तौर पे प्राप्त हुए। 2021 में इंडिया को जो रेमिटेंस प्राप्त हुई ना, पिछले साल के अपेक्षाकृत 4.6% ज्यादा थी। इंडिया में जो एफडीआई आती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे भी ज्यादा है रेमिटेंस की वैल्यू। और जबकि देखो एफडीआई तो कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन रेमिटेंस थोड़ा स्टेबल है, हर साल रेमिटेंस आती ही आती है, इतना वोलेटाइल नहीं है जितना कि एफडीआई वोलेटाइल है। लेकिन देखो आप ये चीज देखो, ये नीचे जो आंकड़ा है, इंडिया की जीडीपी में रेमिटेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3%।
नेपाल में जो रेमिटेंस आती है ना, उस रेमिटेंस का कंट्रीब्यूशन नेपाल की जीडीपी में कितना है? 24.8%। पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आती है, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 12.6%। श्रीलंका में 8.3%, बांग्लादेश में 6.5%। मतलब कि साउथ एशिया में विभिन्न देशों को हम कंपेयर करें ना, तो इंडिया में अभी भी कम रेमिटेंस आती है अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो आपके पास पैसा होता है ना, एक्सपर्ट्स बोलते हैं अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो ना, किसी एक चीज में आप इन्वेस्ट मत करो सारा का सारा पैसा, सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, या फिर सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, सिर्फ गोल्ड में नहीं। आप एक पोर्टफोलियो बनाओ और अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि रिस्क कम हो। शेयर मार्केट मान लीजिए क्रैश भी कर गई, अगर रियल एस्टेट मार्केट क्रैश भी कर गई, तो आपका पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, दूसरी जगहों पर भी है। सिंपल भाषा में बोलूं तो सारे के सारे अंडे जो हैं आप एक टोकरी में मत रखो, क्योंकि सारे ही खराब हो जाएंगे इकट्ठे। अंडे अलग अलग टोकरी में रखो, अगर एक टोकरी के अंडे खराब भी हो गए तो दूसरी टोकरियों के जो अंडे हैं वो तो बच जाएंगे। उसी प्रकार से ह्यूमन कैपिटल है ना, उसको भी आप डाइवर्स कर दो। अगर इंडिया की ह्यूमन कैपिटल अलग अलग देशों में जाती है ना, तो मुसीबत के समय वो ह्यूमन कैपिटल काम भी आती है। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल दिया जाता है, नेपाल में ना 2015 में भूकंप आया था, उसके बाद नेपाल में रेमिटेंस आना एकदम से बढ़ गई, क्योंकि नेपाल के लोग जो बाहर गए हुए थे काम करने के लिए, उन्होंने देखा कि हमारे लोग मुश्किलों में हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे भेजने स्टार्ट कर दिए। तो उस समय नेपाल की रेमिटेंस का कंट्रीब्यूशन नेपाल की जीडीपी में हो गया 30%। यानी नेपाल के लोग जो बाहर गए हुए हैं ना, नेपाल का ह्यूमन कैपिटल जो दूसरे देशों में गया हुआ है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेपाल की रीबिल्डिंग में। तो इस सिनेरियो में क्वेश्चन अब ये उठता है, क्या इंडिया में रेमिटेंस का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में अभी फिलहाल जो 3% है, क्या ये बढ़ के 10% हो सकता है? फिलीपींस में अभी ऐसा है। फिलीपींस ना बल्कि लेबर मोबिलिटी को प्रमोट करता है, हमारे देश में तो इतना ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती है। जैसे पराग अग्रवाल हैं, ये जब सीईओ बने थे, आपको याद होगा हमने भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमारे लिए शर्म की बात है, ये इंडियन वहां पे जाके कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन देश में रहते तो कितना देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते। ये भी दूसरे पक्ष के आर्गुमेंट आते हैं, इसलिए सरकार लेबर मोबिलिटी को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि डेमोक्रेसी में फिर सरकार पे भी सवाल उठने लगते हैं कि भैया तुम बल्कि लेबर मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो, तुम क्यों नहीं इनको यहां पे काम दिलवाते ताकि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है सीधा सीधा इंक्रीज हो। लेकिन फिलीपींस का मॉडल उल्टा है, वो कहते हैं, वो बल्कि कोशिश करते हैं कि हमारी लेबर जाए दूसरे देशों में काम करने के लिए। तो क्या इंडिया को भी फिलीपींस का मॉडल अपनाने की आवश्यकता है? देखो राइटर कहते हैं, सीधा सीधा मॉडल को चूज ना भी करें तो कुछ स्टेप्स इमिग्रेंट्स के लिए सरकार को जरूर उठाने चाहिए। जैसे कि देखो, विदेशों की एजेंसीज इंडियन वर्कर्स को हायर करती हैं ना, या फिर इंडिया से ही कुछ लोग जॉब लगवाते हैं विदेशों में, तो ये कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, ये कम होनी चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट के नाम पर जो ब्रोकर होते हैं उनके द्वारा महंगा कमीशन ले लिया जाता है, 2 महीनों की सैलरी, 3 महीनों की सैलरी, ये कॉस्ट कम होनी चाहिए। और वो रेमिटेंस आसानी से इंडिया में भेज के इसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। इसके बाद बहुत बार देखो माइग्रेंट वर्कर्स ना दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, और वहां पे जाके ना फंस जाते हैं, उनका पासपोर्ट उनसे छीन लिया जाता है। और कई बार तो वर्कर्स अनपढ़ होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं चल पाता कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, वो ट्रैप हो जाते हैं, बॉन्डेड लेबर की तरह वो काम करते रहते हैं। तो जो एमिग्रेंट्स है ना, उनकी सेफ्टी और वेलबींग को सुनिश्चित करना भी सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। कैसे किया जा सकता है? माइग्रेशन जो हो ना बिल्कुल फॉर्मल तरीके से हो, अनडॉक्यूमेंटेड ना हो। बहुत बार ना अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से माइग्रेशन होता है, गैर कानूनी ढंग से, पता ही नहीं लग पाता सरकार को कि हाँ इंडिया से माइग्रेंट वर्कर गए हैं वहां पे काम करने के लिए। अगर सरकार को पता होगा कि ये लोग वहां पे गए हुए हैं, तभी तो सरकार फिर कुछ कर सकेगी ना। एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था 2015 में, मदद। इसमें ना 78,000 ग्रीवेंसेस आई, इमिग्रेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया था, और उनमें से 95% जो कंप्लेंट्स थी ना उनको सोल्व कर लिया गया। सरकार की तरफ से एक बिल भी आया पार्लियामेंट में, न्यू इमिग्रेशन बिल 2021 में। इस बिल ने इमिग्रेशन की मैनेजमेंट को जहां एक तरफ इंटीग्रेट कर दिया, दूसरी तरफ इमिग्रेंट वर्कर्स की वेलफेयर से संबंधित जो चीजें थी ना उन्हें भी स्ट्रीमलाइन कर दिया, यानी ऑर्डर में ले आया ये बिल। जैसे देखो, पहले एक सिस्टम था इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का,
ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी पता कौन सी है वर्कर्स की? वो वर्कर्स जो देखो जिन्होंने क्लास 10th पास नहीं की है और वो 18 नोटिफाइड कंट्रीज में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, जहां पे रिस्क है, जहां से पहले वर्कर्स के ट्रैप होने की खबरें आए हैं, उनके साथ धोखे की खबरें आई हैं। तो ऐसे लोग जो 10वीं पास नहीं है और 18 नोटिफाइड कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उनको जाने से पहले ना एक चेक करवाना पड़ता है, इमिग्रेशन चेक। लेकिन ना ये चेक काफी कम्बरसम होता था और वर्कर्स जा नहीं पाते थे आसानी से। लेकिन इस सिस्टम को इंप्रूव करने की बात कही गई इस न्यू इमिग्रेशन बिल 2021 में। इसके अलावा ये बिल मैंडेटरी कर देता है कि कोई भी वर्कर दूसरे देश में जाएगा ना काम करने के लिए, तो उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है, ताकि उसकी बेहतर प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके, समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसको सपोर्ट दी जा सके। एक अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल है इस बिल में, इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि देखो पूरे बिल में जो प्रोविजंस है ना उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। लास्ट में ना एक इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, देखो अगर सरकार चाहती है कि ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में आए, तो इसके लिए ज्यादा वर्कर्स को बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। बस जो वर्कर्स बाहर जा रहे हैं ना, उनको स्किल अच्छी दे दो। वहां पे जाके वो अगर मैनुअल काम नहीं करेंगे, हाई स्किल वाला काम करेंगे, तो उनकी सैलरी अपने आप से इंक्रीज हो जाएगी ना। सैलरी इंक्रीज होगी, ज्यादा पैसा उनके पास होगा, वो ज्यादा पैसा घर भेजेंगे। तो इससे भी रेमिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब उनकी स्किलिंग दे दो, अच्छी स्किल दे दो, ज्यादा रेमिटेंस आपको मिलेगी, ज्यादा वर्कर्स बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया इमिग्रेंट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो एबॉर्शन से संबंधित है। एबॉर्शन मतलब गर्भपात। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एबॉर्शन ना एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसकी सहायता से प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। बेसिक हेल्थ केयर नीड है एबॉर्शन, जिसकी आवश्यकता लाखों महिलाओं को, गर्ल्स को होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, कई बार, मतलब हमेशा नहीं, कई केसेस में। अभी ये इशू हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूएस न्यूज़पेपर में ना एक खबर बार बार चल रही है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट 1973 की रो वर्सेस वेड जजमेंट को ना ओवरटर्न कर सकती है। 1973 की यूएस एपेक्स कोर्ट की रो वर्सेस वेड जजमेंट थी ना, इसने एबॉर्शन को अलाउ किया था। लेकिन अगर ये जजमेंट ओवरटर्न हो गई तो फिर एबॉर्शन पर बैन लग सकता है, इसका डर है। और जब देखो 1973 में यूएस की एपेक्स कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की ये जजमेंट आई थी ना, तो विभिन्न देशों में भी जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चली थी उनमें भी यही कहा गया था कि देखो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, आप भी कर दो। मतलब ये यूएस की जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी इवन दूसरे देशों में भी एबॉर्शन संबंधित लॉज को चेंज करने के लिए। तो यूएस के न्यूज़पेपर में ये जो खबर चल रही है ना, उसके बाद डिबेट स्टार्ट हो गई है। एक तरफ देखो लोग हैं प्रो चॉइस वाले और दूसरी तरफ लोग हैं प्रो लाइफ वाले। समझ गए? प्रो चॉइस वाले कौन है, प्रो लाइफ वाले कौन है? प्रो चॉइस वाले लोग देखो वो हैं जो ये कहते हैं कि हर एक महिला को अपनी बॉडी पर पूरा हक है, वो चाहे तो एबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन प्रो लाइफ वाले लोग वो हैं जो ये कहते हैं देखो बच्चा वो समय जब आ गया ना, जब बच्चा मां के पेट से बाहर निकलेगा और जीवित रह सकता है, उसके बाद अगर एबॉर्शन होता है ना, मैं फिर से बोलता हूं, देखो जैसे 6 महीने हो गए, अभी टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे कि कितने हफ्ते के बाद बच्चा बाहर आके सर्वाइव कर सकता है। उस पॉइंट को मान लीजिए आप थ्रेशोल्ड पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 6 महीने। 6 महीने की प्रेगनेंसी जब पूरी हो जाती है ना, उसके बाद बच्चा जब मां के पेट से बाहर आ जाता है ना, तो वो सर्वाइव कर सकता है, सीधा सीधा नहीं तो मेडिकल इंटरवेंशन से। तो 6 महीने के बाद अगर एबॉर्शन किया जाता है ना, इसका मतलब आप एक बच्चे की हत्या कर रहे हो, जो बाहर आता तो शायद जीवित रह लेता। तो प्रो लाइफ वाले ये कहते हैं कि एबॉर्शन अलाउ नहीं होना चाहिए इस पीरियड के बाद। प्रो चॉइस वाले कहते हैं मदर की मर्जी है कि वो एबॉर्शन करवाना चाहती है तो करवा ले। तो यूएस की फेडरल कोर्ट का 1973 का ये जो जजमेंट था ना, जिसकी हमने बात की अभी, नाम क्या था बताइए, भूल गए क्या? रो वर्सेस वेड जजमेंट। इसने ना बैलेंस एस्टैब्लिश करने का काम किया। इस जजमेंट में बोला गया कि देखो जब तक वही पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है ना, जिसके बाद अगर बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो वो जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उससे पहले पहले तो मदर एबॉर्शन करवा सकती है, उसके बाद नहीं।
अब ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना, इसमें भी बदलाव आ चुका है। कैसे बदलाव? देखो ऐसे आ चुका है। पहले ना 1973 में आपको पता है इतना साइंस में एडवांसमेंट थी नहीं, तो 7 महीने के बाद अगर बच्चा मां के पेट से बाहर आता ना तब जीवित रह सकता था, उससे पहले आता तो उसकी डेथ हो जाती। लेकिन अब तो साइंस में जबरदस्त एडवांसमेंट है। अब ये पीरियड घट के हो गया है 23-24 वीक्स। 23-24 वीक्स के बाद अगर बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो वो जीवित रह सकता है मेडिकल इंटरवेंशन की सहायता से। और कुछ नई स्टडीज तो ये कहती हैं बल्कि ये पीरियड जो है वो 22 हफ्ते हो चुका है। तो देखो, अगर अब यूएस की फेडरल कोर्ट ने इस जजमेंट को पलट दिया ना, तो उसके बाद तो यूएस में कोई फेडरल लॉ नहीं रहेगा एबॉर्शन लॉ से संबंधित। फिर तो देखो यूएस में जो 50 अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी एबॉर्शन से संबंधित कानून बनाना। कई सारे स्टेट्स ने तो ऑलरेडी बना भी रखा है कानून, जैसे टेक्सास ने, मिसिसिपी ने, उन्होंने अलग अलग कानून बना रखा है। हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है उनके कानूनों को। अभी इंडिया की जब हम बात करेंगे वो अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देखो, ग्लोबल सिनेरियो का तो ना एसेंस हमें पता होना चाहिए। अब यूएसए के टेक्सास में क्या है, फ्लोरिडा में क्या है, मिसिसिपी में क्या है, हमें क्या लेना देना वहां से। तो इंडिया पे आते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ना 1971 का एक एक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें कहा गया था 20 हफ्तों तक तो देखो एबॉर्शन जो है वो अलाउड है, लेकिन 2021 में इस टाइम पीरियड को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया, 24 हफ्ते कर दिया गया। लेकिन टाइम पीरियड जो इंक्रीज किया गया ना, स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए, जैसे वो महिलाएं जो रेप का शिकार हैं या फिर सेक्सुअल हरासमेंट मोलेस्टेशन का शिकार हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए इस टाइम पीरियड को इंक्रीज किया गया था 24 वीक्स। और वो भी तभी पॉसिबल होगा जब 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का अप्रूवल मिलेगा। और अगर देखो मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो पता लग रहा है डिसेबल है, मतलब फीटस जो है मां के पेट में वो डिसेबल है, तो फिर एबॉर्शन से संबंधित कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन इन केसेस में ये बोला गया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि अब एबॉर्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। पहले देखो 1971 के एक्ट में ये बोला गया था अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कॉन्डम इत्यादि का, उसके बाद लेकिन ये फेल हो जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो उसके बाद फेलियर की वजह से एबॉर्शन करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता। 1971 के एक्ट में तो बोला गया था अगर मैरिड हैं तब तो करवाया जा सकता है, लेकिन अब नए अमेंडमेंट के अनुसार इवन वो महिलाएं जो मैरिड नहीं भी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी आ गई है तो एबॉर्शन करवा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो, क्वालिटी एबॉर्शन केयर अगर अवेलेबल नहीं हो पाती ना महिलाओं के पास, तो इसके बहुत ही ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो देखो ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ का भी राइट है, लेकिन एबॉर्शन की क्वालिटी केयर नहीं मिल पाती तो फिर उसका वायलेशन हो जाता है। इसके अलावा और भी चीजें जैसे राइट टू बेनिफिट फ्रॉम साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इट्स रियलाइजेशन, राइट टू द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, राइट टू डिसाइड फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली ऑन द नंबर, स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन। इन सब राइट्स का भी वायलेशन है जब क्वालिटी एबॉर्शन हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। इससे मैटरनल डेथ और मोर्बिडिटीज जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे देखो हर साल जितनी मैटरनल डेथ होती है ना, उसमें से 4.7 से लेकर 13.2% दो अनसेफ एबॉर्शन की वजह से होती हैं। डेवलप्ड रीजन्स में हर 1 लाख अनसेफ एबॉर्शंस की वजह से 30 महिलाएं जहां मर जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये आंकड़ा काफी बड़ा है, 220 डेथ्स का। इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी काफी होती हैं। देखो जब अनसेफ एबॉर्शन होगा ना, तो अनसेफ एबॉर्शन के बाद काफी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कई बार तो ना लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो फिर उनका इलाज करवाना पड़ता है, लोगों पर इकोनॉमिकली काफ़ी भारी पड़ता है ये चीज़ कि अनसेफ एबॉर्शन हुआ, उसके बाद कोई शरीर को नुकसान हो गया, वो लंबे समय तक चला आ रहा है, दवाइयाँ खाई जा रही हैं, इलाज करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखो बहुत बार लोग गरीब होते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जैसे अगला पॉइंट ये है ज्योग्राफिकल बैरियर, रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे उनको क्वालिटी एबॉर्शन हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, इसलिए वो नहीं अवेलेबल करवा पाते, तो इस वजह से भी डेथ हो जाती हैं। उन्हें सब स्टैंडर्ड
जो क्लिनिक्स है ना, उनके पास जाना पड़ता है अबॉर्शन के लिए, लेकिन वो सेफ नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कानून अबॉर्शन को बैन करता है। जैसे आयरलैंड में अक्टूबर 2019 तक कानून था अबॉर्शन के क्रिमिनलाइजेशन से संबंधित। इसकी वजह से बहुत से लोगों ने चोरी छुपे अबॉर्शन करवाया, अनसेफ रहा, बहुत नुकसान हुआ। नेक्स्ट, सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है अबॉर्शन के साथ में। लोगों का मानना है आप अबॉर्शन करवा रहे हो मतलब एक बच्चे की आप जान ले रहे हो, तो बहुत से लोग करवाते नहीं हैं। नेक्स्ट है सन प्रेफरेंस। पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में जो अनरेगुलेटेड क्लिनिक्स होते हैं ना, उसके पास कई बार पेरेंट्स चले जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और अगर लड़का नहीं, उन्हें पता लगता मतलब पेट में लड़का नहीं है, तो फिर अबॉर्शन करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। सबसे पहले तो देखो, अबॉर्शन अगर अलाउड होता है ना, तो आप महिलाओं की जो हार्डशिप्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें आप कम कर सकते हो। क्योंकि देखो, इंडिया में पेट्रियार्की ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन है तो सही। आज भी मतलब इवन डेवलप कंट्रीज़ में भी बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तो मेनली महिलाओं पे आती है। तो अगर महिलाएं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, तो उनके पास चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि कल को जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आएगी ज़्यादा। इस पॉइंट को थोड़ा आप डिग्निफाइड वे में लिखिएगा आंसर्स में। नेक्स्ट है, देखो अबॉर्शन का ना लीगलाइजेशन होना चाहिए उन कंट्रीज में जहां पे पूरी तरह से बैन है। और जो ग्लोबल डिबेट है ना अबॉर्शन से संबंधित है, इसमें देखो महिलाओं के राइट का भी मेंशन होना चाहिए कि उनको उनकी बॉडी पर हक है कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो। इवन रो जजमेंट के ओवरटर्न होने के बाद अगर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पलट भी देती है ना, तो इसके बाद भी महिलाओं के राइट्स को हमें नहीं भूलना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो वुमेन और जो गर्ल्स है ना, उनको एबॉर्शन केयर की क्वालिटी एक्सेस मिलनी चाहिए। विभिन्न देशों को समझना चाहिए कि क्वालिटी एबॉर्शन केयर जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी जरूरी है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, पॉवर्टी रिडक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2011 से लेकर 2019 के बीच पॉवर्टी जो है काफ़ी कम हो गई है। 22.5% से घट कर रह गई है 10.2%। और रूरल एरियाज में पॉवर्टी तो देखो और भी कम हुई है, पहले थी 26.3%, अब घट के रह गई है 11.6%। 2015 से लेकर 19 के बीच पॉवर्टी रिडक्शन की जो रेट है ना, काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू 2011 से 15। देखो, वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में राइटर ना बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स देते हैं क्यों हमारे देश में पॉवर्टी कम हुई। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है मेंस में, क्योंकि यूपीएससी इतने ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी में कमी है, तो नहीं, बल्कि वो चीज़ें जिसमें देखो इंडिया की रैंकिंग को घटिया दिया गया है, जैसे मीडिया की फ्रीडम से संबंधित रैंकिंग है, उसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी पुअर है 150। इसमें यूपीएससी बेसिक पूछ ले कि मेथोडोलॉजी में कमी है, लेकिन जिस चीज़ में इंडिया की अच्छाई हुई है ना, इंडिया की अच्छी इमेज निकल के आई है, वो तो फिर यूपीएससी क्वेश्चन वैसे ही पूछेगी कि क्या फैक्टर है कि अच्छा हुआ। मेथोडोलॉजी पे उसमें यूपीएससी क्वेश्चन नहीं रेज करेगी, समझ गए। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है इसको मान लेगी यूपीएससी, ज़्यादा संभावना यही है। और फिर क्वेश्चन पूछेगी पॉवर्टी क्यों कम हुई, तो क्यों कम हुई उसके रीजन हम जानते हैं। देखो, राइटर कहते हैं एसईसीसी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा आया 2015 में बाहर। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज करने में, वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, गरीब हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने में। तो इस डेटा का सरकार ने सहारा लिया विभिन्न स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ये गेम चेंजर साबित हुआ। जो लोग डिप्राइव्ड थे, गरीब थे, उन तक स्कीमों का लाभ पहुंचा। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, महिलाओं का जो कवरेज है, वो इंक्रीज कर दिया। देखो, इन स्कीम्स के बाद ना 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई, मिलके कुछ काम स्टार्ट कर दिया, तो 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ना लोकल पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब देखो, लोकल कोई मेंबर है जो चुना गया है पंचायती राज में, उसके साथ मिलकर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले काम करेंगे ना, स्कीम का लाभ लेना, लोन लेना, ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं।
नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ने जो पैसा ट्रांसफर किया ना सीधा ग्राम पंचायत को किया, इसकी वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में काफ़ी आसानी हुई। ये जो स्कीम्स थी ना, इनकी पेस भी इंक्रीज हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनकी वजह से लोकल लेवल पे अच्छे अच्छे रोड्स बन गए, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा जनरेट हुई। सोशल कैपिटल जो था ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, वो काम आया क्रेडिट लेने में। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग से टॉपिक है जीएस पेपर 2 में। उसमें क्या होता है कि जैसे 8-10 महिलाएं हैं, एक साथ आ गई। अब बैंक किसी एक महिला को लोन तो नहीं देगा, लेकिन 8-10 महिलाएं जब एक साथ आएंगी ना, फिर बैंक उनको लोन दे सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज़्यादा बने तो उनको लोन भी ज़्यादा मिला, और बहुत बार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सफल भी साबित हुए, क्योंकि ना इसमें जॉइंट लायबिलिटी होती है। जॉइंट लायबिलिटी जब होती है ना, लोन के डूबने की संभावना कम हो जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। नेक्स्ट है, ग्राम स्वराज अभियान 2018 में आया था। इसमें एससी और एसटी पॉपुलेशन वाले जो गांव थे ना, जिसमें एससी और एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इन बेसिक स्कीम्स का लाभ दिया गया, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एलईडी बल्ब और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, इम्यूनाइजेशन। इससे बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट, देखो, सरकार कई सारे डोमेन में ना यूनिवर्सल कवरेज पे फोकस कर रही है, जैसे एलपीजी कनेक्शन हर एक नागरिक के पास होना चाहिए, पक्का घर हर किसी के पास होना चाहिए। तो ये जो यूनिवर्सल कवरेज पे सरकार का फोकस है ना, इससे भी गरीबी कम हो रही है। नेक्स्ट, ज़्यादा फंड्स ट्रांसफर किए गए रूरल एरियाज के लिए, ताकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट आ सके। फिर एक सरकार की स्कीम है सबकी योजना सबका विकास। इसमें ग्राम पंचायत जो है डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करती हैं, और रैंकिंग दी जाती है विलेजेस को और पंचायत को कई सारे इंडिकेटर्स के आधार पर, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे भी एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हुआ ग्राम पंचायत के बीच, और उन्होंने अच्छा काम किया।